अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, इक़्तिदार की मुंतकली के बाद पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस सैयद आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत हुई और इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम बात जो है वो ये है कि उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि इलेक्शन जो है वो महफूज माहौल में हमने कराए, जो हमारी मैंडेटरी ड्यूटीज़ थी वो हमने पूरी की और इससे ज़्यादा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है आर्मी का बतौर अदारा इन इंतखाबात में। और फिर उन्होंने कहा कि अभी तक जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि उन्होंने कहा कि जो एक्सप्रेस्ड द कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस एक्सप्रेस डिसमे दैट सम वेस्टेड स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटी, यानी कि पॉलिटिक्स, मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, वो आर्म्ड फोर्सेस के किरदार को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं ये इलेक्शंस के हवाले से, और उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने इंटरफेरेंस की है जो कि इंतहाई नामुनासिब है। फिर उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी जो नाकामियां हैं उसके लिए हमें मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है और वक्त यह है कि वो इस वक्त फोकस करें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पर, गुड गवर्नेंस पर, इकनॉमिक रिकवरी पर। और फिर जो इंतखाबात के जो हवाले से मामला हैं उसके लिए लीगल प्रोसेसेस मौजूद हैं, वहाँ पे जाएं, प्रूफ दें, एविडेंस रखें सामने और इस चीज़ पे करें। और उन्होंने कहा कि इस बात का भी तवक्को का इजहार किया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने कि अब इस जो पूरी इक़्तिदार की मुंतकली हो चुकी हुई है पूरे पाकिस्तान में, इससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी जो कि इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ मुल्क को लेकर जाएगी और जिससे अमन और खुशहाली आएगी पाकिस्तान की आवाम के लिए। और बहुत 9 मई के हवाले से आज फिर वाज़े तौर पर कहा गया कि जो प्लानर्स थे, इंस्टिगेटर्स थे और अबेटर्स और परपिट्रेटर्स, डेसिक्रेटर्स ऑफ शोहदा monuments and attackers of military installations on 9th May would certainly be brought to justice। तो एक और पैगाम वाज़े तौर पर कि 9 मई में जो भी मुलव्वस था उसको किसी भी तरह छोड़ा नहीं जाएगा और इसके हवाले से किसी भी किस्म की जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है वो भी काबिल मज़म्मत है। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जो कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो कल फैसला आया था वो उसको उन्होंने जो उनकी दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया था। तो अब बाकी 2 जमातें, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और MQM की 3 जमातों की नशिस्तों में इजाफा हो चुका हुआ है। और पहले कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की जो 75 सीटें थीं और 9 आज़ाद शामिल हुई, 34 ख़वातीन और 15 अक़लियतें, तो वो 123 हो गई। तो इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा शहला रज़ा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अब ये MNA हैं, पहले कराची में होती थी, अब इस्लामाबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रज़ा साहिबा एंड वेलकम टू इस्लामाबाद। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, आपके वक्त का भी। आमिर ज़िया साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, होस्ट, कॉलमिस्ट और बहुत कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर ज़िया, आपके वक्त का भी। शहला रज़ा साहिबा, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो आपने सुनी, जो मैंने बातें की, यकीनन पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम, बहुत सारी चीज़ें वज़ा की हैं और उन्होंने कहा कि इलेक्टेड हुकूमत जिस तरह हमें हमारी मुआवनत चाहेगी हम हर मामले में मुआवनत देंगे। इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, फिर ऑफ कोर्स वॉर अगेंस्ट टेररिज्म भी चल रही है, अमन व अमान का भी मामला हैं। और दूसरा जो उन्होंने वाज़े तौर पर अब पैगाम दे दिया है कि भाई हम किसी भी तरह हम पे जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये इंतहाई बेबुनियाद और गलत हैं। तो और फिर 9 मई के वाक़यात के हवाले से भी उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया। तो आप क्या समझती हैं कि अब कम अज़ कम जो आपकी ऑपोजिशन बैठी है पार्लियामेंट में, उनको भी चाहिए कि वो अपना तवज्जो जो है वो मुस्बत ऑपोजिशन की तरफ लेके आ जाएं इंस्टेड ऑफ के वही जो हम देख रहे हैं पिछले 3-4 ज़मीर, पाकिस्तान के इलेक्शंस जो होते हैं
जैसे कि कल चेयरमैन बिलावल ने कहा कि हर दफ़ा हर पार्टी को शिकायत होती है, यानी तमाम पार्टीज़ को शिकायत होती है, और चाहे वो 2008 के हों, 13 के हों और 18 के और अब 24 के। तो बेहतर यही है कि हमें भी शिकायत है, हमें भी मसाइल हैं, और 2018 में भी बहुत थे, और 2018 में हमारे फॉर्म 45 मिले ही नहीं, और हमारे कोई पोलिंग एजेंट बैठने नहीं दिया गया। जब रिकाउंटिंग हुई, चाहे वो फहमीदा मिर्ज़ा वाली सीट की हो, अब्दुल हकीम बलोच की हो या फैसल सोलेह हयात की, तो जब ये जीतने लगे तो पैक करके रख दिया गया। तो लेकिन इस मुल्क के लिए है ना, हमने इस सिस्टम में रहते ही इस सिस्टम को बेहतर करना है। हम अपने बात को मनवाने के लिए पार्लियामेंट को ताला नहीं लगवा सकते, और हमने आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए उस वक्त भी हमने कहा था कि मौलाना को लेकर आए थे और दावत दी थी कि कदम बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। दावत दी थी कि आइए चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, दावत दी थी कि आइए बैठ के मुख्तलिफ मुल्क के मामलात पर डायलॉग करते हैं। तो मैं उसे सियासतदान ही नहीं समझती जो आपस में डायलॉग न कर सके। तो अब ये सूरत हाल है, हमें भी बहुत सारी जगह पर रिजर्वेशन है, लेकिन हमारी सियासत, हमारा वजूद, हमारा हर सोच अपने मुल्क के लिए और अपने अवाम के लिए, तो हमें आगे बढ़ना है और ये देखना है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल की पेशकश वजीर आजम ने भी की, मियां शहबाज शरीफ साहब ने, चेयरमैन बिलावल ने भी की। जो इस वक्त हुकूमत में जमाते हैं वो चाहते हैं कि मुफाहमत की। देखिए असद कैसर साहब ने भी, असद कैसर साहब ने भी कहा कि हम करेंगे, लेकिन काउंसिल ने वाज़े तौर पर कह दिया, उन्होंने कहा कि जी क्योंकि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जब तक हमें हमारा मैंडेट वापस नहीं मिलेगा हम इस ऐवान को नहीं चलने देंगे। हम ऐवान में और बाहर नहीं आ रहा कि हामिद रजा साहब आजाद लड़े, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े, ठीक है। बाकी आजाद अरकान है जिनका कोई पार्टी नहीं थी, अलग अलग सिंबल पे लड़े। अब इस सारी सूरत हाल में अगर वो ये डिमांड करें कि हमें जो है वो ये चाहिए और वो चाहिए, तो वो मुमकिन नहीं है। हाँ, पार्टी की जो वैकेंट सीट्स हैं उनको पूरा होना है, और जो इखलाकियात हैं उस वक्त याद करनी थी आपने जब आपने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन नहीं कराया। अपने आइन में आपके लिखा हुआ है कि जनरल सेक्रेटरी का नॉमिनेशन नहीं होगा, इलेक्शन होगा, तो आप लोग ने क्यों नहीं कराया? पूरा मौका मिला दिफा करने का, नहीं दिफा किया। तो इस सारी सूरत हाल में फिर आपके बड़े ABC प्लान आते रहते हैं। तो ये कैसे प्लानिंग थी कि आप मतलब एक लिस्टें नहीं जमा कराई आपने? लिस्ट मतलब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की लिस्ट ही नहीं थी, और आपने उनसे इत्तेहाद करते वक्त आज़ाद उम्मीदवार ने ये क्यों नहीं सोचा कि ये खुद अपने प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े हैं और इनकी लिस्ट है या नहीं है, तो फिर ये नहीं हो सकता है। रही बात ये कि वो कह चुके हैं कल के हम चलने नहीं देंगे, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा आप होने नहीं देंगे वो। जी सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, अब हालात मुल्क के आपके सामने हैं, रमजान सर पे है, महंगाई जो है वो बेकाबू हुई है, गुर्बत बढ़ रही है आए रोज, चैलेंजेस बहुत सारे हैं इकोनॉमिक फ्रंट पर और दीगर भी। तो ठीक है, आप लोग इंतखाबात जो भी अभी आए हैं, आपके पास लीगल फोरम्स अवेलेबल हैं, आप उनको एक्सप्लॉइट करें, लेकिन ये कि ना पार्लियामेंट चलने देनी है और फिर पार्लियामेंट से बाहर भी इत्तेहाद जो है वो जारी रहेगा, एहतजाज, ये मुल्क इन हालात में इन चीजों का मुतहम्मिल हो सकता है? सवाल उठना चाहिए कि जिस तरीके से मैंडेट चोरी हुआ है, क्या मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल हो सकता है? जिस तरीके से ब्लेटेंटली इलेक्शन कमीशन ने आइन को रोनते हुए जो हमारे हुकूक थे, पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ पहली बार ऐसा हुआ है कि आप और वो भी आप देखेंगे 2 पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन नहीं हुए, एक को जुर्माना करके जाने दिया, दूसरे से आपने उनका निशान ले लिया, और उसके बाद फिर आपने मेक श्योर करने के लिए कि वो ना जीते उनके लीडर को भी जेल में डाला। फिर आपने मेक श्योर करने के लिए कि इनके लोगों को पता भी ना चले कि ये 550 मुख्तलिफ किस्म के जो निशानात थे वो क्या होंगे। आपने उस दिन सारा दिन आपने वो भी बंद कर दिया, नेट भी बंद कर दिया, फोन भी बंद कर दिए। इसके बावजूद अवाम निकली, अवाम ने एक एक शख्स को ढूंढा, उसको वोट दिया। जब आपसे इलेक्शन डे मैनेज नहीं हुआ तो आपने फिर सबसे बड़ा डाका मारा,
और डाका क्या मारा? आपने फॉर्म 45 को आपने कहा कि इसको दफा करो, डायरेक्ट फॉर्म 47 करते हैं। और उस फॉर्म 47 में आपने जितनी ज्यादती, जितना जुल्म, जितनी मतलब घटिया हरकत कर सकते थे वो किए। और उसके बाद आपने लोगों का मैंडेट, हमारा नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट आप ले ही नहीं सकते, आपने अवाम से चोरी की है। पहले तो आप खाली पैसों की चोरी करते थे, पैसों पे डाका मारते थे, बाहर अपनी प्रॉपर्टीज बनाते थे। अब आपने अवाम के मैंडेट चोरी किया है। अवाम का मैंडेट इसलिए से चोरी किया है कि अगर आप सही मानों में फॉर्म 45 को करें तो ये तीनों पार्टियां, एक के 17, दूसरे के 25 और तीसरे की 3 सीटें, उससे ज्यादा इनको मैंडेट नहीं मिला। ये बाकी सारे डाके डाले हुए हैं, इनको भी पता है, हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है। अगर आपको नहीं पता, आप जरा ये जो पहले दिन का जिसमें ये वोट ले रहे थे या जिसमें ये प्राइम मिनिस्टर का कर रहे थे, इन सब की शक्लें देख लें। सबकी शक्लों में सिवाय शर्म के और कुछ नहीं था। क्यों? इनको पता था इन्होंने चोरी की है, इनको पता था इन्होंने डाके डाले हैं, इन्होंने पता था इन्होंने लोगों का हक मारा है। अभी कल जो था, अब आप एक मिनट ठहर जी, सही, अब आप देख लें। जी 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 जी, अच्छा, अब आप देख लें जी, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 51 इन सब चीजों की वायलेशन की है, जिस तरीके से ब्लेटेंटली की है, ठीक है, ये हमारा हक हो गया है। और आए कौन है? वो सारे लगड़ बगड़ आ गए हैं खाने के लिए, औरों की चीज खाने के लिए। इनके पास सिवाय इसकी और कुछ नहीं है। और ये लोग, हम अगर ना भी इनको कुछ कहें, ये चल नहीं सकेंगे। ये इसलिए नहीं चल सकेंगे कि इन्होंने पिछले 35-40 सालों में पाकिस्तान को कब चलाया है? 1970 से ये सारी पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, नून लीग। आप मुझे बात बताएं, 1980 में इंडिया हमसे पीछे था। 18 में तो चलो हम गंदे लोग आ गए थे ना, 18 से पहले तो ये सारे अच्छे लोग हमेशा रहे हैं। मुझे बताएं 2018 तक इंडिया हमसे 13 गुना आगे क्यों चला गया? इन लोगों ने क्या किया पिछले 35-40 सालों में? ये उसका जवाब दे सकते हैं? हर दफा वफामत करते हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब बिल्कुल सही है। नहीं, सेनेटर साहब बिल्कुल सही। आप नहीं, स्टैटिस्टिक्स को तो चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये था कि वे फॉरवर्ड के लिए जो है वो अगर इसी तर्ज अमल को जारी रखा जाएगा तो मुश्किलात ना सिर्फ अवाम के लिए, हुकूमत के लिए तो आप पैदा करेंगे ही, अवाम के लिए भी मुश्किलात पैदा होंगी। यकीनन अवाम का अगर मैंडेट चोरी हुआ है तो आप उसके लिए लीगल प्रोसेसेस हैं, लीगल फोरम्स हैं। जी जी, एक बात बता, आपको पता है, मैं आता हूं जी, आपकी तरफ दोबारा भी आता हूं जी। आमिर ज़िया, ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। अब माशाल्लाह हुकूमतें भी बन गई चारों सूबों में, वफाक में काबीना भी बनने जा रही है, आने वाले दिनों में गवर्नर्स भी अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन जो अपोजिशन का, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का वफाक में, और फिर जिस तरह आज भी अली अमीन गंडापुर साहब ने बताया बानी PTI से मुलाकात के बाद के इतवार को हम फिर एजिटेशन कर रहे हैं पेशावर में, वो ख़ुद लीड करेंगे और मुल्क भर में यकीनन जो उन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है, पहले एवरी सैटरडे था, अब शायद इस दफ़ा संडे को होने जा रहा है। रमज़ान सर पर है, मुश्किलात कुछ और हैं हमारी, तो कैसे देखते हैं ये मामला चलेंगे कैसे? इसमें ज़मीर साहब जो सूरत हाल ये है कि होना तो ये चाहिए सब, जो मुल्क के हालात हैं कि जो सियासी तनाव है, कशीदगी है, महाज़ाराई है, उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, उसको ख़त्म करने की, डिफ्यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी हुकूमत अशराफिया है, बजाय तजाद को हल करने के वो उसको बढ़ा रही है। हुकूमत अशराफिया में तमाम वो लोग हैं जो हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, हुकूमत में हैं, इदारों में हैं। मैं सबकी जिम्मेदारी समझता हूँ कि उन सबको मिल के ये काम करना है। लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बच सकती। ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की आती है कि जो साहिब इख्तियार और कहते हैं जो साहिब इक़्तिदार हैं, वो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी, क्योंकि ताकत उनके पास है और वो ताकत को जिस तरह से इस्तेमाल करेंगे, मतलब है वो चीजों को मतलब है मजीद पेचीदा बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या उस सिचुएशन से निकलने के लिए कर रहे हैं। अभी तक जो हमें इंडिकेशन नजर आ रहा है
जैसे भी शैला साहिबा ने कहा कि जी 2008 के भी इंतखाबात जो थे मुतनाज़ा थे, और 13 के भी थे, और 18 के भी थे, और अब 24 के भी। लेकिन इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी कि हम लोग, बल्कि मैं तो कहूंगा 2002 से मुसलसल इंतखाबात हो रहे हैं पाकिस्तान में। क्या वजह है कि बजाय इसके कि अब हमारा उन इदारों पे जो है ज्यादा भरोसा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, उसको अपने जो प्रोसेसेस थे वो ज्यादा अच्छे करते हैं, हम लोग मतलब है और ज्यादा पीछे जाते हुए नजर आ रहे हैं। बाद लोग कहते हैं जी 2018 के इंतखाबात मुतनाज़ा थे, लेकिन 24 के तो उससे भी कहीं ज्यादा है। अच्छा, अब ये हकीकत हो या अफसाना हो, ये इसमें बहस में मैं नहीं जाता, लेकिन बात ये है कि जो अवामी परसेप्शन है वो मनफी है। अब ये जलते तवे पे बैठ जाए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहने के लिए कि जी हमने बड़े साफ और शफाफ इंतखाबात कराए, बदकिस्मती से लोग यकीन नहीं कर रहे। बड़े शहरों की अगर मैं अब तक बात करूं, मुझे देही इलाकों का नहीं पता, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको सवाल इसके ऊपर उठा रहे हैं। फिर जब आप बैनुल अक़वामी मीडिया देखते हैं वहां पर भी यही परसेप्शन है, और बाद औक़ात जो परसेप्शन होते हैं, मीर साहब आप मीडिया के शख्स हैं, कि परसेप्शन हावी हो जाता है हकीकत के ऊपर, रियलिटी के ऊपर। तो हमारी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए भी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जी आप अदालतों के पास जाएं। अब वहां पर भी लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अदालतों से जो है लोगों को इंसाफ मिल पा रहा है, अदालतें बर वक्त फैसले कर पा रही हैं? जाहिर है वो ओवर बर्डन है, उन पर बहुत ज्यादा बोझ है, और क्योंकि इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है तो उसमें जो भी फैसला करते हैं, जिसके खिलाफ आप याद करें कि जब इस इंतखाबात से पहले की बात करें, कोई फैसला नून लीग के खिलाफ आता था तो वो एहतजाज करते थे, और पीटीआई के हक में आता था तो एहतजाज होता था। इसी तरह पीटीआई के खिलाफ अगर फैसला आता था तो पीटीआई एहतजाज करती थी, और उन सबको सुनने वाले लोग थे। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अब ये मतलब जो एक कहते हैं ना कि जो डिवाइड है, तकसीम है, उसमें आप आगे बढ़ने का रास्ता कैसे बनाएंगे? आगे बढ़ने का रास्ता अगर ये कि जी मजीद जबर किया जाएगा, ट्विटर बंद रहेगा, अभी मैंने सुना फेसबुक भी काम नहीं कर रहा, तो ये तो कभी भी हमने मतलब है जब से इस्तेमाल कर रहे हैं फेसबुक ट्विटर, तो इतनी बड़ी कदगन तो कभी भी नहीं लगी। तो जब ये कदगन हम देखते हैं तो उसका मतलब है कुछ ना कुछ टेढ़ापन है, और वरना तो मीडिया को फ्री होना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत सारे लोग बदकिस्मती से यकीन नहीं कर रहे और वो उसके लिए अल्टरनेट न्यू मीडिया की तरफ जा रहे थे। तो जब ये चीजें बंद होगी तो मजीद शक्कों को शुबहात बढ़ते हैं। तो जरूरत होती है शफाफियत की। आप मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वे फॉरवर्ड क्या है वो तो आपने बता दिया, जो हो रहा है वो जो हम देख रहे हैं, वी आर विटनेसिंग ऑल दिस। मेरा भी सवाल है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। वे फॉरवर्ड तो यही होना चाहिए ना कि मुफाहिमत हो, और मुफाहिमत ज़बानी दिमाग खर्च ना हो, जैसे वज़ीर आज़म कह रहे थे। जब आप ये कहेंगे कि जी अब मुझे नहीं पता टेक्निकल उस पर आप नॉकआउट कर रहे हैं कि भाई 90 से ज्यादा सीट्स हैं उनकी, तो उनको मिलना चाहिए उनका हक। मतलब है कि अगर उनकी जो रिजर्व सीट है मिलनी चाहिए, एक बिल्कुल एक वो वाली बात है, मुनसिफाना बात है। अब उसमें आप कहें जी नहीं टेक्निकल ये कर दिया वो कर दिया, ले लें उससे, तो उससे क्या मसला हल होगा या मसला बढ़ेगा? तो मुझे तो अंदेशा मसले को बढ़ने का, और जो पीपल्स पार्टी जैसी तजर्बेकार जमाते हैं और वो मुफाहमत की सियासत करते हैं, इनका तो ज्यादा किरदार बनता है। बजाय इसके कि उन सीटों को झपटे ये लोग, ये कहें कि नहीं जी हम समझते हैं कि ये डेमोक्रेटिक तरीके से जो उनका राइट बनता है, उनकी जितनी नशिस्तें हैं उनको दे देनी चाहिए रिजर्व सीट्स। लेकिन ये आज एक अजीब सी बात है कि क्यों इस तरह का फैसला पार्टीज इनकार भी तो कर सकती हैं, बड़ी पार्टीज जो इस वक्त कौमी असम्बली में, नेशनल असम्बली में इन सीटों के लेने से सूबाई असम्बलीज में इनकार कर सकते हैं कि जी नहीं ये जिनका हक बनता था उनका, इसका कोई और लीगल वे निकालना चाहिए। लेकिन अब ये कि किसी के मैंडेट पे आप अगर लेके, हक किसका है, आजाद का या दूसरे आजाद का, एक सीट वाले आजाद का? नहीं, हामिद रजा आजाद लड़े, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सीट प्लेटफॉर्म से नहीं लड़े, नाम नहीं है खवातीन के, दूसरे आजाद हैं, खवातीन की नहीं है। सिंबल जो है उसके लिए, ठीक है, सिंबल के लिए वो कोर्ट में खड़े रहे, नहीं जीत सके। जो फैसला आया है उसमें उन्होंने 2 नजीर दी थी, उन्होंने उनका जवाब दिया है। चले, तो मुझे सिर्फ आप एक बात बताएं, ब्रेक के बाद अगर इजाजत दें तो ब्रेक के बाद आप बेशक बात अपनी मुकम्मल कीजिएगा। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। शला रज़ा साहब, आप एक तो अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा। दूसरी चीज़ ये कि हुकूमत की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऑपोजिशन को कूल डाउन करना। यकीनन हुकूमत को ज़रा दिल बड़ा करने की ज़रूरत होती है। आज मैं सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब का ट्वीट भी देख रहा था। उन्होंने कहा 9 मई को 10 माह होने को आए, बेशतर किरदार और मनसूबा साज सियासत की आड़ में ज़्यादा दीदा दलेरी के साथ नए मोर्चे संभाल चुके हैं। वज़ीर आज़म के अज़्म और कोर कमांडर्स के ऐलान के बाद तवक्को की जा सकती है कि मज़ीद ताख़ीर के बगैर कानून और इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ये तो पहले ही हो रहा था, लेकिन इस किस्म की गुफ्तगू करके जान अच्छा देखिए, हुकूमत की जहाँ तक बात है, मैं खुद असेंबली में मौजूद थी। आप हर प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के लिए आपकी तरफ से कैंडिडेट था, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए था। जब एक आदमी वज़ीर आज़म जीत गया तो इससे ज़्यादा क्या नज़रअंदाज हो सकता है कि मरवत साहब और उनके बहुत सारे दोस्त जूता उठा के यूं खड़े हुए थे, जूता दिखा रहे थे वज़ीर आज़म। और क्या टॉलरेंस का लेवल आप चाहते हैं? किसी आदमी को जिच करने के लिए उसके घर की औरत का नाम लेके उसे ताना दिया जाए तो इस पे कत्ल हो जाते हैं। आप नवाज शरीफ साहब को अगर कुछ कह के पुकार रहे हैं, तो अगर आप चोर कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं मरियम के पापा चोर हैं। टॉलरेंस आप हमसे मांगते हैं। केपी में अकलौती औरत है किसी भी पार्टी की, क्या किया आपने? आप ही के लीडर जेल में। हमने तो कितनी दफा बगैर लीडर के इलेक्शन लड़ा है। बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हो गई, कोई नहीं था हमारे पास। सदर साहब जो थे हम ऐसे इलेक्शन में गए। पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं किया जरदारी साहब मैं मानता हूं, लेकिन नहीं आप सीखे ना। पीएमएलएन को डिफेंड ना करें ना। नहीं, मैं नहीं कर रही, नहीं करती। नहीं मैं नहीं कर रही, लेकिन मुझे बताएं किसी इलेक्टेड वजीर आजम को जूता दिखाना, उसके सामने खड़े होकर जेब देता है किसी मुल्क में? क्या उसकी बेटी का नाम? मैं उनको नहीं डिफेंड कर रही, मैं उनको नहीं डिफेंड कर रही, मैं अखलाकियात की बात कर रही हूँ। अभी आपने बात की थी ना अखलाकियात की, और आपने कहा कैसे चलेगा, हुकूमत को दिल बड़ा करना चाहिए। तो ये दिल बड़ा, इस पे तो दिल फट जाना चाहिए कि आप किसी की बेटी का नाम लेकर उसे ताना दे रहे हैं। मतलब मैं आपको इसका पहला मिसरा नहीं सुना सकती कि फलाना मेरी जान है, उसके पापा चोर है, नाम लेके। ये तरीका है? नहीं, ये तो इंतहाई देखिए, इस चीज को तो मैं भी कभी डिफेंड नहीं करूंगा। तो अब हम दिल बड़ा है ना हुकूमत का। मैं चाहे किसी भी पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत बनेगी ना, हम कैबिनेट का पार्ट तो नहीं है, लेकिन क्या ये तरीका होना चाहिए था? आज आपने किसी की बेटी का नाम लेके इस तरह से ताना दे रहे हैं, कल किसी और का लेंगे, फिर आपका करेंगे तो आप बोलेंगे। तो दिल हुकूमत बड़ा करेगी। मैं इखलाक की बात कर रही हूं। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? आमिर, मैं एक बात और भी कहूंगी, मैं एक बात और भी कहूंगी। देखिए, पीपुल्स पार्टी ने अपनी सीट, चले आमिर 1 मिनट वेट कर लें, मैं नहीं ये बात कर रहे हैं ना बेईमानी की। पीपुल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद अपनी सीट्स में ग्रेजुअली हमारा इजाफा हुआ है, और हम फिर भी ये समझते हैं कि हमारे साथ बेईमानियां होती हैं और हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मुंह में जो आए आप स्वीपिंग स्टेटमेंट देते चले जाएं। हमें भी याद है कि लियारी में चेयरमैन का रिजल्ट 2018 में 5 दिन के बाद दिया था और आज तक फॉर्म 45 नहीं दिए। लेकिन मुल्क को चलना है आगे। यही कहा जा सकता है कि जी आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, आइए जी रिकंसिलिएशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज पे बात करें, आइए रिफॉर्म्स करें जुडिशरी में, आइए रिफॉर्म्स करें लेजिस्लेशन में, हमारे साथ बैठे। यही दावत दी है ना चेयरमैन। अच्छा, वैसे आपको ये कैसे लगेगा कि ये जो रिजर्व सीट्स थी ये बनती नहीं थी? आपके जो नंबर था, इनकी भी नहीं बन रही ना, इनकी अपनी टेक्निकल मिस्टेक्स है। आप लोगों ने क्यों ली? इसलिए कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन का। हम भी ये समझते कि जब दूसरी पार्टी अहल नहीं है तो हमें हमारे हिसाब में दी जाए। तो आप लोग इनकार कर देते, कहते कि भाई नहीं, हमें तो अपने असेंबली का नंबर पूरा करना है। अच्छा, जो पार्टी अहल है, हाउस पूरा कंप्लीट करना है। जो पार्टी अहल है, जिन्होंने नहीं दिया तो अब जिन्होंने दिया था उनके बकाया नंबर दे दिए जाए, बकायदा नंबर दे दिए जाए। तो बात ये है कि सिर्फ दिल बड़ा ये करना कि जी सिर्फ जो हाउस के अंदर, जो हाउस के अंदर हुलिगनिज्म हो रहा है या जो जिसके अपने सिंबल का दिफा करना चाहिए था इन्होंने। जब भी इनके इलेक्शन हुआ, कभी जस्टिस वजी अलहदा हुए, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, इन द एंड ये हो गया कि सिंबल ही चला गया। हमारी तो गलती नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं। आमिर बिल्कुल आपने शला रज़ा की गुफ्तगू सुन ली। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है कि इन्होंने वाकई बहुत टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, थ्रेशोल्ड से भी क्रॉस कर गया, लेकिन क्या नहीं देखिए, शहला साहब ने बड़ी अहम बात की कि यकीनन कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए और तौहीन नहीं होनी चाहिए किसी की। लेकिन अगर हम ये कहें कि पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है पाकिस्तान की सियासत में, तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है।
शैला साहिबा को बार बार की गलती मिलके सही नहीं होती, पहले गलत होता ना, अब सही कर लो। चले सुन ले जी, मेरी बात सुने। शैला साहिबा को याद होगा अच्छी तरह कि नून लीग ने जिस तरह से बेनजीर भुट्टो साहिबा और बेगम नुसरत भुट्टो की किरदार कुशी की मुहिम शुरू की थी, उसमें तो आपके कानों पे धुआं निकल आएगा। आप उसका तस्वुर नहीं कर सकते। जो जुमलेबाजी नून लीग के अरकान करते थे, मोहतरमा जब हुआ करती थी असेंबली में, हमने तो रिपोर्ट किया, हम तो वहां हुआ करते थे। भाई आमिर, ये तो रियासत मदीना के लोग हैं ना यार। नहीं, अच्छा नहीं, ये पहली मर्तबा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि ये बार बार क्यों हो रहा है, सीख लो ना कुछ। मेरा आमिर सवाल ये था कि टॉलरेंस लेवल इन्होंने बढ़ा दिया अपना, बहुत टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन मुफाहमत इससे तो नहीं आगे चली जाएगी। इसके लिए क्या करना चाहिए? शैला देखिए, जिनकी लड़ाई हो रही है उनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, पीपल्स पार्टी माहौल की बात कर रही हूँ ना। बात ये है कि जिनका का मसला नहीं है, बात पाकिस्तान की असेंबली के परसेप्शन का है। चले एक मिनट जी आमिर, 2018 में जब मतलब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो क्या तकरीर करने दी गई थी? क्या जुमलेबाजी नहीं हुई थी? बिल्कुल हुआ था। तो हमारी इस तरह कहते हैं कि जैसे तारीख जो है अब शुरू हुई है, ऐसा नहीं है। हमारे सियासतदान, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, ऐसी हरकतें अनगिनत बार कर चुके हैं। और उसमें आप ये कहेंगे जी पहली बार है पहली बार हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पहली बार नहीं हुआ है। ये बड़े बड़े, और मतलब आप याद करें, मतलब है कि जब ऑपोजिशन में होती थी पीपल्स पार्टी, शैला साहिबा को गिरफ्तार किया गया था, इनके साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया था, क्या मजालिम किए गए थे, वो सब हुआ था। किसके दौर में हुआ था? तभी तो मैंने आमिर कहा कि पीपल्स पार्टी का ये वतीरा नहीं रहा। पीपल्स पार्टी ने कभी कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं की। आमिर, आमिर से एक सवाल कर लूं। आमिर, अगर मुझे गिरफ्तार किया गया था 1990 में नवाज शरीफ के दौर में, तो इस वक्त जो हरकतें खवातीन के साथ स्पेशली की गई हैं, क्या मैं उस पर खुश हूं कि इनको मिल रहा है बदला? नहीं, आप कतई तौर पर खुश नहीं है और पीपल्स पार्टी कतई तौर पर खुश नहीं है। ये फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी का आमिर पर्सपेक्टिव बयान कर रहा हूं कि हमें समझना चाहिए कि हमारे यहाँ एक जागीरदाराना मिजाज है लोगों का, वो है, सोच है। लेकिन पॉइंट मैं फिर दोबारा यही कहूंगा, मुझे इजाजत दें, मैं सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब को की तरफ जाना चाहता हूं। सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब, पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा जो पॉलिटिकल वर्कर्स 2008 से 13 तक देख लें, कोई नहीं था जेल के अंदर, और उसके बाद उनका यही रहा है कि अगर हम जब भी पावर आएंगे तो पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है फौरी तौर पर रिहाई देंगे। पीपल्स पार्टी का उस तरह का वो तरीका नहीं रहा, लेकिन अगले रोज बिलावल भुट्टो साहब की तरफ से कुछ एक लफ्ज ऐसा निकल गया जो कि बाकायदा तनकीद का निशाना हुआ। उन्होंने खुद सॉरी कर लिया, उन्होंने सॉरी भी कर लिया। तो बात यह है कि हुमायूं मोमिन साहब, आप लोग जो भी कर रहे हैं ठीक है, एक अपना एक लीगल राइट इस्तेमाल कर रहे हैं, या आपका पार्लिमानी हक जो है ऑपोजिशन का, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आगे भी तो चलना है ना किसी तरह, या वो बिल्कुल डिसाइडेड है कि पैरालाइज कर देना है सबको? देखिए, इस तरह मैं आपको एक बात बता देता हूं। आपको पता है, एक दरख्त हो एक बाग में, आप उस दरख्त से फल तोड़कर चले जाएं तो वो बाग अगले साल फिर फल देगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम होता है जब आप एक ऐसे माली को वहां रख ले कि जिसकी कैपेसिटी ना हो, जिसको पता ना हो कि बाग का ख्याल कैसे रखना है। जब वो माली ख्याल नहीं रखता तो उस दरख्त की जड़ों में दीमक लग जाती है और उसकी वजह से सारे फल खत्म हो जाते। ये जो दो पार्टियां हैं ना, ये इस मुल्क की दीमक हैं। इन्होंने इस मुल्क को चाट के खा गए हैं, और जब तक ये रहेंगे ये मुल्क कभी प्रॉस्पर नहीं करेगा। यही वजह है कि ये लोग इधर रहेंगे। इन्होंने कभी या सेल्फ एग्जाइल या किसी के साथ मेल मिलाप के किया है। ये जो बात करते हैं ना, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो बात करते हैं कि हमने हमेशा औरतों की हक के लिए बात की है, ये झूठ बोलते हैं। पीपल्स पार्टी वाले बिल्कुल झूठ बोलते हैं। सिर्फ एक औरत ने सेनेट में इसके बारे में बात उठाई है, सादिया बासी। उसने कहा है कि ये जितनी औरतें जेलों में हैं वो CRPC 4971 के तहत उनको बाहर होना चाहिए। इनमें से किसी ने नहीं बात की, और ना इन लोगों ने डेस्क बजाए थे उसकी बात पे। अब एक मिनट, ये अभी आई हैं, ये यकीन अभी आई हैं, अभी ये तो नए जी मैं इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, मैं शैला रजा की साहबा की बात नहीं कर रहा, मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूं। इनमें और भी खवातीन हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है ना। अब मैं दूसरी बात करता हूं।
आप लोगों ने कहा है कि मफाहमत, मैं मानता, मैं आपको एक बात बता देता हूं, हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी रिजर्व सीट्स दे देता, शायद बात आगे चली जाती, शायद मफाहमत की तरफ बात चली जाती। उन्होंने ज्यादती की। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, पाकिस्तान में पहली बार एक पार्टी से सिंबल हटा के कोई सिंबल नहीं दिया, ये पहली बार पाकिस्तान में हुआ है। और उसके साथ एक और पार्टी थी, उसको उन्होंने सिर्फ और सिर्फ उसको वो कर दिया, क्या कह सकते हैं, एक जुर्माना लगाया है और कुछ नहीं किया। अगर ये इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका हक दे देते, जो जायज हक है, तो शायद बात आगे निकल जाती, शायद ये चीजें रास्ते पे आनी शुरू हो जाती। इन्होंने जल्दी पे तेल का काम किया है और उसकी एक वजह है। सेनेटर मोमिन साहब, आपका कहने का मतलब यह है कि गुज़िश्ता रोज का इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन का, उसने जल्दी पर आग का काम किया, ये आप कहना चाहते हैं? मैं बताता हूं क्यों किया है। ये सारे बीच में शामिल हैं। वजह, इनको डर था, जल्दी पर तेल फेंका गया। मतलब ठहर जाए, एक मिनट ठहर जाए, जल्दी पर तेल को छोड़े। तेल फेंका क्यों, उसकी वजह होती है। मैंने किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, उसका मुंह जलाने के लिए कोई वजह होगी, बिला वजह नहीं करूंगा। मैं बताता हूं क्यों है। दो चीजें हैं, आगे 2 इलेक्शंस आ रहे हैं, इनको डर है कि कहीं आसिफ अली जरदारी इलेक्शन ना हार जाए, इनको डर है कि कहीं सेनेट के इलेक्शन ये ना हार जाएं। ये सिर्फ इस वजह से इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये लोग वो नोच के खाने के चक्रों में हैं। इनको आदत है औरों का हिस्सा खाने की। बिलावल भुट्टो साहब ने 9 मई सही, सेनेटर साहब क्विकली एक सवाल का जवाब क्विकली दे दें, फिर मैं शैला रजा की तरफ जाना चाहूंगा कि 9 मई और साइफर के ऊपर बिलावल भुट्टो साहब ने जुडिशल कमीशन का कहा कि उसके तहत तहकीकात करवाई जाएं, तो वो काफी आपके लिए साइफर के लिए तहकीकात और 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात इस तरह है। अभी साइफर का आज हो रहा था तो वो लोग पूछ रहे थे, उन्होंने कहा जी चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने पूछा कि जी ये जो आजम खान है उससे जिरा हुई ये डिफेंस की, उन्होंने कहा कोई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि और किसी पे, उन्होंने कहा जी 48 घंटों में 25 बंदों की इन लोगों ने जिरा कर दी, खत्म कर ली। किसी को दूसरे वो तो मामला चल रहे हैं, लेकिन जो बिलावल भुट्टो साहब ने डिमांड की है उस पर आप क्या समझते हैं, उसको वेलकम करते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान समेत हर एक ने कहा हुआ है, अगर किसी बंदे के ऊपर प्रूव होता है कि वो 9 मई में इन्वॉल्व है, उसने तोड़-फोड़ की है और उसकी वो क्या कह सकते हैं, ऐसी वीडियोस है जो उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट उसको इम्प्लीकेट करती है, सजा दो। हम भी उसके हक में हैं, लेकिन एक सजा दो। सही, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल ठीक तरीके से लेकर जाओ, जिस तरीके से इन लोगों ने, आपको पता है, ये लोग कहते हैं खातून की बात करते हैं, आपको पता है ये पहली बार उम्मत मुस्लिमा में ऐसा हुआ है कि आप लोगों ने इद्दत की बेसिस पे एक औरत के ऊपर क्या इल्जाम लगा दिया है, आपने पता है उसका क्या इद्दत का मामला। बिल्कुल, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता जी, बिल्कुल यकीनन वो भी एक अफसोसनाक चैप्टर है। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल चैप्टर कोई नहीं है। बिल्कुल शैला रजा साहब, अच्छा आप अफसोसनाक की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही फरमाया सेनेटर साहब आपने, सही, बिल्कुल शैला रजा साहिबा। अब एक चीज, इन चीजों से अब आगे निकलते हैं ना। कहा यह जा रहा है कि खासतौर पर जो हुकूमती पार्टी है PMLN के अपने लोग ये फरमा रहे हैं कि जी ये सिस्टम चलता नजर नहीं आ रहा, वो भी ये समझ रहे हैं कि ये हुकूमत PMLN को नहीं लेनी चाहिए थी, और वो ज्यादा शक व शुबात इसलिए भी उनके अंदर मौजूद हैं क्योंकि पीपल्स पार्टी और अब MQM भी शायद वो कैबिनेट का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके ये जो हैं वो शक व शुबात ज्यादा सामने आ रहे हैं। देखिए, अब मैं तो उनकी तर्जुमान नहीं हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी
को मतलब गलत उसका अंदाजा लगाया जा रहा है कि जी शायद वो कहीं से किसी भी वक्त जो है वो बैसाखी हटा नहीं, हम ये नहीं चाहते, हम हुकूमतों को गिराने के कायल नहीं हैं। हम चाहते हैं कि अपनी मुद्दत पूरी करें, और जब एक मतलब एक स्प्लिट मैंडेट आया है तो हमारा काम है असेंबली को चलाना। अब जो है ना ये बात करना कि भाई आपके ऊपर जो भी मुकदमे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में नहीं बने, ना पीपल्स पार्टी उसने बनवाए हैं ना दूसरों ने बनाए। असल बात यह है कि जो आप लोग पीडीएम का हिस्सा थे जब ये सारे मुकदमात बन जी रहे थे? हम पीडीएम का हिस्सा हुकूमत में आने से पहले ही नहीं। 16 महीने से पहले हम पीडीएम से निकल गए थे। ठीक है, लेकिन हम अपने आइडेंटिटी के साथ थे, और ये गवर्नमेंट ने मुकदमे जो जिस तरह के वाकयात हुए हैं इसमें बहुत सारे लोगों को मालूम है कि कहाँ मुकदमे बने, क्या हुआ है। दूसरी बात यह है कि देखें, हमारे लिए अभी तक किसी ज़हीरुल इस्लाम का क्लिप नहीं चला है कि हम इन्हें थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाएं। हम तो माली हमने अपना खून दिया इस मुल्क के लिए, चाहे शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो, चाहे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। आप आ गए थे कहीं से, आपको लाया गया था थर्ड ऑप्शन के तौर पे, इस वजह से आईएमएफ के सामने भी पूरा मुल्क जो है वो शर्मिंदा रहा, इंटरनेशनल फोरम पे रहा। आप ही की वजह से करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का नंबर आगे बढ़ा। आप ही ने फ्यूल एडजस्टमेंट का भी मायदा तोड़ा, आईएमएफ से भी छोड़ा, और केपी जहां पे आप 10 साल रहे वहां 79 बिलियन से आप 1000 बिलियन पे चले गए खर्चों पे। और जहां केपी में आप जीते, फैसलाबाद आपने क्लीन स्वीप किया, वो ईमानदारी हो गई, वो सब अच्छा हो गया। तो आप बात करने से पहले समझे कि आपने मुल्क को कहां पहुंचाया और दूसरों ने कहां पहुंचाया। तो माली आप नहीं थे, ज़हीरुल इस्लाम के थर्ड ऑप्शन थे आप। चलें, बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। बिल्कुल आमिर ज़िया, क्विकली राउंड अप। वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पंजाबी में इस्तेमाल किया कि काम चलता नहीं नजर आ रहा है, हुकूमत ढह जाएगी। सो योर टेक। देखिए, अंदेशा तो है क्योंकि जिस तरह का फ्रिक्शन चल रहा है, तो और दूसरी बात है कि कहीं पे मुफाहमत का लोग लिप सर्विस कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई प्रैक्टिकल ठोस तजावीज सामने नहीं आ रही हैं। जैसे कि अगर फर्ज करें कि इनको रिजर्व सीट्स मिल जाती, मतलब ये बड़ी सियासी जमातें कुछ जेनरोसिटी का मुजाहरा करती, तो गालिबन चीजों को आप इत्तेदाल पे ला सकते थे। ये अगर जो एक पोलिटिकल वेंडेटा क्या एक तासुर जा रहा है, उस तासुर को दूर किया जा सके, बातचीत की जा सके, वो हो नहीं रहा। अगर ये नहीं होगा और इसी तरह का ज़मीर साहब तसादुम जारी रहा, तो जो हमारा ख्वाब है पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने का, खुदा न खास्ता वो बड़ा उसको ठेस पहुंचेगी। हुकूमत 5 बरस पूरे करे ना करे, इन हालात में हुकूमत चलाना, या अगर ये चिपके भी रहेंगे और मुद्दत भी पूरी कर लें तो डिलीवर नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा ह्यूज ट्रस्ट डेफिसिट है आम पाकिस्तानियों का। बहुत सारे जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं उनको यकीन नहीं है सिस्टम के ऊपर, उनका मजीद उनका एतमाद मजरू हुआ है। ईसीपी सबसे मुतनाज़ा इदारा बन चुका है इस वक्त। बिल्कुल तो सही। इसको इन इदारों के ट्रस्ट डेफिसिट जब तक खत्म नहीं होगा, योर पॉइंट के जब तक ट्रस्ट डेफिसिट खत्म नहीं होगा तब तक ये तलवार लटकती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जावेद अब्बासी साहब, अब जो मामलात हैं वो अब आगे चलने चाहिए। ऑपोजिशन जो है वो शायद अभी तैयार नहीं है किसी भी तरह कोई भी रूम देने को हुकूमत को। वो कहते हैं कि हम पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर दोनों जगह पे एहतजाज जारी रखेंगे। आपको क्या लगता है कि इन हालात में मामला बेहतरी की तरफ चल सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हालात तो बड़े मुश्किल हैं कि इस दफा कोई बेहतरी आ सके जब तक कोई सेटल मामला ऐसा हुआ नहीं है। अगर ये बैठ कर कोई मामला सेटल नहीं हुए, ये जो बना है कमीशन बन जाता है, कोई देखता कि जी जो रिगिंग के एलिगेशन है इन पर कितनी सच्चाई है, और इसको जब तक इस मामले को सीरियसली हैंडल नहीं किया गया उस वक्त तक मुझे लग नहीं रहा कि चीजें बेहतर हो सकती। तो जावेद अब्बासी साहब क्या सजेस्ट करते हैं, कौन किसको दिल बड़ा करना पड़ेगा? हुकूमत को आगे आना पड़ेगा? कौन बीच में मीडिएट कौन करवा सकता है? बैठकर मुफाहमत की तरफ कैसे चल सकते हैं? आपको भी मालूम है मुश्किलात आवाम की है, महंगाई है, बेरोजगारी है। देखिए जी, ये मीडिएशन की बात है, एक असूल की बात है। असूल की बात यही है कि
सारी पाकिस्तान की सियासी जमातें इस वक्त कहती हैं कि इलेक्शन में रिगिंग हुई है, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। तो जमातें अब हुकूमत बनाने जा रही हैं, वो भी कहती हैं, और जो बाहर रह गई हैं वो भी कह रही हैं। लिहाजा इसका बेहतरीन तरीका ये था कि चूंकि इलेक्शन कमीशन ये मामला हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गया और उसके लिए अब मुश्किल हो गया, अब अगर ये हुकूमत बनाने से पहले या बाद में पार्लियामान के अंदर सबसे पहली बात यही लेके आए, सारी चीजों को एक तरफ रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें, उन्होंने कहे कि जी एक लार्जर बेंच बनाया जाए जिसकी वो टाइम फ्रेम उसके लिए रख दें कि इतने टाइम में वो देख ले ये इशू। क्योंकि अब जो एलिगेशन लगे वो बड़े सीरियस है, जो मौलाना साहब लगा रहे हैं, जो एनपी लगा रही है, जो एसएक्सजे साहब लगा रहे हैं, जो बात जमात इस्लामी ने लगाया है, अब मामला से ज्यादा वो बिल्कुल कि पैसों का लेन देन हुआ, तो ये बहुत सीरियस बातें। जावेद अब्बासी साहब सही, बिल्कुल जावेद अब्बासी साहब आपने बिल्कुल सही बताया कि एक लार्जर बेंच की तरफ जो है दरखास्त जानी चाहिए, ना सिर्फ बल्कि जो विक्टिम है बल्कि हुकूमत भी जाए और कहे कि जी बिल्कुल इसको आप टेकअप करें। लेकिन आप इस बात पर क्या हम गारंटी कौन दे सकता है कि जी वहां से भी अगर फैसला आ जाएगा तो ये रवैया तब्दील हो जाएगा? आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? आप जब सारे जाएं इनसे पहले बात की जाए कि किस पे आपको यकीन है, तो सारे पार्लियामान के अंदर सारे सब बैठ गए, जिन्होंने भी रिजल्ट माने वो भी बैठ गए, बाकी बैठ के तो वो बात मोडलिटीज तय हो सकती है, बैठ के तय करने जाहिर है वो तो कहेंगे ना कि कोई फोरम हो जिस पर फैसला हो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बहुत बड़ा बात है, दिल बड़ा करने वाली बात है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने जो एक और ज्यादा न करती है रिजर्व सीटें की, ये रिजर्व सीटें उनका हक था, उनको मिल जानी चाहिए थी, उससे टेम्परेचर जरा और नीचे जाता। लेकिन ये एक और गलत फैसला कर दिया है कि जी रिजर्व सीटें जो है बाकी जमातों के अंदर तकसीम कर लें। भाई किस तरह तकसीम कर लें, ये तो हो ही नहीं सकती है ऐसी। अगर ये बातें सोचने की है, ये बातें देखने की है, अगर हम इस तरह सारे एक दूसरे को गिराने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहेंगे तो फिर किसी भी हाथ कुछ नहीं आएगा, और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त माशी बुरहान है ये और मजीद सख्त होगा। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आप ये अपनी लीडरशिप को सजेशन दे सकते हैं कि वो कम से कम ये रिजर्व सीट्स लेने से इनकार कर देते? ये सजेशन करने, सजेशन आपके प्रोग्राम में आपने बुलाया तो मैंने सजेस्ट कर लिया, मैं अपना काम इतना ही कर सकता हूँ जितना मैंने कर दिया। चलें, आपको फोरम में मिल रहा है, आप बाकायदा चाहते हैं कि मुल्क में जो है सियासी इस्तेहकाम आए और उसकी वजह से फिर माशी इस्तेहकाम आए, तभी आप ये बातें कर रहे हैं। लेकिन अब आपको अपोजिशन की तरफ से उनका जो रवैया है, जो कि पार्लियामान में बैठकर बात से ज्यादा एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पर आपका क्या ख्याल है? कि आपने ये कहा कि तमाम लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो फैसला करें कि एक लार्जर बेंच बनाने के लिए बाकायदा हुकूमत दरखास्त कर दे कि जी सबके ग्रीवेंसेस दूर कर दें, लेकिन वो तो बात ही नहीं करने को तैयार। वो तो अब तो खैर आज जिस तरह आपने खुद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद तो वो तो ऐसे लग रहा है कि जलती पर तेल छिड़कने के मुतरादिफ हो गया। तो उन हालात में आपको क्या लगता है कि किस तरह ये पॉसिबल हो सकता है? बस वो जो मैंने पहले हाल बताया जी वही हाल है, क्योंकि जब वो तुम मैंडेट नहीं मान रहे, वो कहते हैं हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, वो नहीं कहते जो पोजीशन में बैठे जो बाहर जमाते रहे बाकी रह गई वो भी कहती है। अब इस सारे माहौल में जब एमक्यूएम का एक गवर्नर और उनके एक जो वजीर बनने जा रहे हैं मैंने, वो कहता है और टीवी आके उनकी ऑडियो लीक हुई और उन्होंने कहा ये हमारी ऑडियो ठीक है, वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग ने हमें कहा है कि हमारा मैंडेट तो 50 से 60% जाली और आपका तो 100% जाली है। तो फिर उसके बाद क्या रह जाता है पीछे? अगर ये सारे ये कंप्लेन कर रहे हैं कि वाकई मैंडेट ठीक नहीं है, उसके लिए बेहतरीन फोरम है, ये खुद बैठे, ये बल्कि पहले इजलास के अंदर ही मेरा ख्याल है ये तय कर लेना चाहिए था कि जनाब हम किस तरह ये टेम्परेचर डाउन करें, किस तरह किसी को सेटिस्फाइड करें। उसका एक ही तरीका था कि बैठ के सारे फैसला कर लेते कि जी ठीक है ये मामला रेफर करते हैं, उनको टाइम फ्रेम रखते हैं, उस पर इंक्वायरी हो जाए, जिसकी जो एविडेंस है वो सामने लेके जाए, सही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अदरवाइज ये हर रोज लड़ाई अभी पार्लियामेंट में आई, सड़कों में आएगी, अनसर्टेनिटी और बढ़ेगी, यकीनी का आलम और बढ़ेगा और मुल्क के लिए माशी इस्तेकाम लाने में कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल सही। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, अब मामला यह है ना कि अब ट्राइब्यूनल्स भी हैं, एक बाकायदा सारा एक प्रोसीजर भी अवेलेबल है, सबके पास है, लेकिन आप ये समझते हैं कि वो उस पर भी बात, मतलब वो तो उनके पास फोरम्स अवेलेबल हैं, लेकिन पार्लियामेंट में बैठ के वजह शायद ये लगती है जो ये ईसीपी ने रिजर्व सीट्स का जो बाकायदा फैसला दे दिया
और ये जो आज बाकायदा एलोकेट भी कर दी गई हैं बाकी जमातों को, उसकी वजह शायद ये है कि हाउस को कंप्लीट किया जाए और तमाम जो हैं जो सूबाई असम्बलियां उनको भी कंप्लीट किया जाए, ताकि सदर के इंतखाबात और फिर सेनेट के इंतखाबात में कुछ मुश्किलात ना आए। लेकिन ये मेरे नजदीक, अगर मुझसे आप पूछते हैं, मेरे नजदीक ये फैसला ही गलत है। मेरे नजदीक तो ये बिल्कुल ठीक ही नहीं है। ये आइन ने, पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी तब दी थी कि खवातीन की रिजर्व सीटें होनी चाहिए, और उस वक्त जो लॉ मेकर्स उनके जहन में था कि तमाम सोसाइटी की हर तरफ से खवातीन जो हैं वो आए और अपनी नुमाइंदगी करें। सही। अब जाहिर है PTI एक बड़ी जमात थी, उसके बड़े लोग थे, उन्होंने वो जीत के गए हैं। अब उन्होंने किसी जगह पे तो जाना ही था। अब जाहिर है इतनी बड़ी जो उनकी जमात है, जो पाकिस्तान ने इलेक्शन जीती है, एक सूबे में उन्होंने हुकूमत बनाई है, बाकी सूबे में भी उनके पास अपोजिशन है, बहुत बड़ी जमात है उनके पास। आप उनसे ये अगर हक छीनने जा रहे हैं कि जनाब आप को रिजर्व सीटें हम नहीं देंगे, तो फिर किस तरह वो आपके साथ चलेंगे? क्यों नहीं वो उनकी जो इतनी बड़ी PTI की लोगों की नुमाइंदगी है वो कहाँ गई? उनकी तो खवातीन की नुमाइंदगी खत्म करते रहे आप, वो क्यों नहीं शोर डालेंगे? कोई भी हो तो वो शोर डालेगा। बिल्कुल सही। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को ये मामला देखना चाहिए, जल्दी देखना चाहिए और उनकी सीटें वापस करनी चाहिए। सही, बिल्कुल। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, लेकिन अब सूरत हाल यह है कि आपने अगले रोज एक निजी टीवी पर कहा था कि ये निजाम चलता नजर नहीं आ रहा, तो अगर ये मामला ऐसे ही रहे तो आपको क्या लगता है कि फिर हम दोबारा किसी बड़े केओस में नहीं चले जाएंगे? हमें खुदा ना खास्ता जमहूरियत को खतरा तो नहीं पड़ जाएगा? देखें, जमहूरियत को ये जो हरकतें हो रही है इससे भी बड़ा खतरा है। इससे मुझे खतरा ज्यादा लग रहा है। मैं ज्यादा परेशान हूँ इस बात पर कि ये कोई ज्यादा बेहतरी की तरफ चीजें नहीं चल रही हैं। अभी आप को शायद चीजें नजर आ रही हो कि वो बेहतरी की जा रही है, लेकिन बेहतरी की तरफ इनफैक्ट चीजें जा नहीं रही। लिहाजा ये जब तक ये बड़े इशू आप सॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि इसमें यहाँ अमन हो सकेगा। और अगर अमन नहीं हो सकेगा, अगर इस तरह अनसर्टेनिटी रहेगी, इस तरह लड़ाई रहेगी, इस तरह झगड़ा रहेगा, इस तरह सड़कें गर्म होंगी, कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। IMF के पास आप जा रहे हैं, उनकी कंडीशनें और सख्त होगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर पीपल्स पार्टी ये जो है वो वजारतें लेना नहीं चाह रही। वो इसलिए नहीं लेना चाह रहे कि वो समझते कि ये बहुत अनपॉपुलर फैसले करेंगे जिसका बहुत बड़ा कीमत अदा करनी पड़ती है सियासी जमातों। लिहाजा वो उससे पीछे हटने जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में बहुत मुश्किल है हुकूमतों के लिए चलना। बहुत सही। अब आखिरी सवाल सेनेटर साहब, आपने काफी वक्त दे दिया। आखिरी सवाल ये है कि नून लीग के जिस तरह आप सीनियर और पुराने रहनुमा हैं, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो खफा भी हैं, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जो कायद हैं वो बड़े खामोश हैं। उनके चेहरे पे जरा थोड़ी सी मतलब उस तरह की रौनक, उस तरह का वो नजर नहीं आ रहा। उनके भाई वजीर आजम बन गए, बेटी वजीर आला बन गई पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की। आपको इसके पीछे क्या वजह नजर आती है? मुझे तो कोई वजह नहीं नजर आ रही। तो उनका अपनी एक ज़ाहिर तरीकाकार है काम करने का, देखने का चीजों का। और मेरी नजर में हुकूमत देना, मैं तो पहले से ही इज़हार कर चुका हूँ कि फैसला दखलअंदाज़ाना फैसला नहीं है, इससे नुकसान होगा। पहले भी PDM की हुकूमत हमने लेके बहुत बड़ा नुकसान किया और उसका नतीजा ये निकला कि हमारे साथ हमें इलेक्शन में बहुत मुश्किलात हुई हैं और आइंदा भी अगर यही काम रहा तो और मुश्किलात होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर जावेद अब्बासी साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, अब तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।